गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का साइंस क्लास में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मस्त हैं, बारिश का आनंद ले पा रहे हैं। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार हैं और केमिस्ट्री के आपका इस नए लेक्चर में पुनः स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी हद तक केमिस्ट्री को पढ़ा है, जाना है, केमिस्ट्री के कंसेप्ट को क्लियर किया है और आज भी हम लोग केमिस्ट्री को अच्छे ढंग से समझेंगे और उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आज बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस क्लास जो पढ़े थे उससे रिलेट करते हुए हम लोग आज के भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप पीछे के लेक्चर अवश्य देखे होंगे और देखकर ही इस लेक्चर को अटेंड करने आए होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। बच्चा पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आयन के बारे में और आयन के फार्मूलाज हम लोगों ने सीखा था कि कैसे आयन से रिलेट करके फार्मूला बनते हैं और एग्जाम में कैसे किस तरीक़ा से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे चीज़ हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु भार क्या होता है, अणुभार क्या होता है। अणुभार से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रश्न भी किया था कि इतने ग्राम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में तो कितने ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ये सारे इस तरीक़ा के प्रश्न हम लोग किए थे। तो चलिए प्रीवियस क्लास का कुछ और भी हम बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बॉन्ड वाले टॉपिक पे चले जाएंगे और बॉन्ड को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखो यहाँ से एक प्रश्न, आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि कैसे कार्बन को जलाया और कैसे हमने CO2 गैस को प्राप्त किया, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने ग्राम परसेंटेज यानी कितना परसेंट इसमें ये तत्व अवेलेबल है, ये सारे चीज़। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखो, अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है बच्चा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम कितने परसेंट यहाँ पर मौजूद है, तो क्या आप बना पाओगे? तो कहोगे यस सर हम बना लेंगे, आप एक बार समझाइए तो ज़रा। तो चलिए हम समझाते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान के चलो आपको, जैसे मैट्रिक में आप पढ़े थे, मैट्रिक में आपने 500 मार्क्स का टोटल आपका क्या था, एग्ज़ाम था, यानी टोटल आप 500 मार्क्स के एग्ज़ाम दिए, ठीक है। 500 मार्क्स में से अगर हम मान लेते हैं कि आपको लगभग 370 अंक प्राप्त हुए, यानी प्राप्तांक जो है वो कितना मिला आपको, 370 अंक मिला। और हम यहाँ से पूछे आपसे कि आपको कितना परसेंट एग्जाम में मार्क्स मिला है, तो आप क्या करते थे कि जितना हमें मिला है तो उसको हम लोग ऊपर रखते थे, जितना हमें मिला है उसको ऊपर रखते हैं, और हमें कितने में से मिला यानी आउट ऑफ हम देखते हैं कि कितना में से हमें मिला है। तो हमने कितने अंकों का पेपर दिया था, 500 का दिया था। तो हम लोग 500 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 500 से हम लोग डिवाइड करते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि कितना परसेंट आपको अंक मिला, तो आप कहोगे कि हमें 74% हमें अंक प्राप्त हुए हैं। इसी तरीका से तो प्राप्तांक निकालते हैं। बोलो, बात क्लियर है? तो हमें यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम का परसेंटेज पता करना है। तो मैग्नीशियम कितना परसेंट अवेलेबल है MgOH के होल ट्वाइस में, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कितना परसेंट मैग्नीशियम शामिल है, अगर हमें पता करना होगा तो सबसे पहले बच्चा हम निकालेंगे अणुभार। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम अणुभार निकालते हैं, ठीक है। देखो मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, मैग्नीशियम कितने नंबर पर है,
तो आप कहोगे कि मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, और 12 का डबल कितना होता है बच्चा? 24 ग्राम। यानी 24 ग्राम यहाँ मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन 16 ग्राम यहाँ पर। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 1 ग्राम है, और इसका कितना गुना है? 2 गुना है। तो देखो कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 24 अब प्लस 16 एक 17, और 17 का डबल होता है बच्चा 34। तो हम कहेंगे कि 58 ग्राम हमें क्या मिला है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अनुभार प्राप्त हुआ है। यानी 58 ग्राम हमारा क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये बात क्लियर है? तो हमें निकालना है कि मैग्नीशियम कितना परसेंट है। तो मैग्नीशियम देखो, तो मैग्नीशियम कितना ग्राम लिए हैं, तो आप कहोगे कि 24 ग्राम हमने मैग्नीशियम लिया है। तो 24 ग्राम हमने मैग्नीशियम लिया। हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीशियम का परसेंटेज निकाल रहे हैं। मैग्नीशियम का क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो मैग्नीशियम हमने 24 ग्राम लिया है, और 24 ग्राम लिया है तो आउट ऑफ कितने में से लिया है हमने? तो आप कहोगे कि 58 ग्राम में से हमने 24 ग्राम हमने क्या लिया है? मैग्नीशिया लिया है। यानी कि 58 ग्राम हमने लिया है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू क्या करते हैं बच्चा? 100 करते हैं। और यहाँ से जो भी आपका काट छांट के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम का परसेंटेज हो जाएगा। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ देखो, 2 से काट सकते हैं, ये 12 हो जाएगा, और 2 से ये काटेंगे तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ से कहोगे कि 12 गुना 100 अब बट्टा क्या हो गया? 29। अगर 29 से भाग करोगे 100 में तो लगभग जाएगा 29 तिया 87। 87 और 13 बच्चा होता है 100। तो हम कह सकते हैं कि 12 गुना 3:13/29 इतने परसेंट होंगे। 12 तिया कितना हो गया बच्चा? 36 हो गया। 12 गुना 13 अगर कहोगे तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। 156 बटा कहोगे तो 29 हो जाएगा। 29 से ये भाग करोगे तो लगभग कितने बार जाएगा? तो कहोगे कि लगभग 5 बार जाएगा, 145। तो 36 और 5 41 हो गया, और 41 11/29% यानी कह सकते हो, यानी लगभग आप कहोगे कि 41% जो है इसमें मैग्नीशियम का प्रतिशत है। बात क्लियर है? कोई समस्या यहाँ पर नहीं है? चल, इसी तरीका के एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम ले लेते हैं एक कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। CaCO3। इसमें हमें पता करना है कि कार्बन कितना प्रतिशत है। आपको कार्बन का परसेंटेज निकालना है बच्चा, कि कार्बन कितना परसेंट यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालना है? सबसे पहले इसका अनुभार निकालना है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल वेट आपको सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो कैल्शियम, कैल्शियम का 40 ग्राम। ठीक है, कार्बन कहोगे तो कार्बन 12 ग्राम है। ऑक्सीजन कहोगे, ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, लेकिन इसके 3 परमाणु मिले हुए हैं तो 16 तिया 48 हो गया बच्चा। 48 और 12 कितना हो गया? 60, और 60 और 40 कितना होता है? 100। इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम बात करें तो टोटल कितने ग्राम मिला है? 100 ग्राम हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला है। हमें निकालना है कार्बन का परसेंटेज। तो कार्बन हमें मिला है बच्चा 12 ग्राम। कितना में हमने मिलाया है? तो 100 ग्राम में 12 ग्राम हमने मिलाया है कार्बन को। तो कितना परसेंट हमें कार्बन का परसेंटेज मिला? तो 12%। यानी कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट में कितना परसेंट कार्बन की मात्रा है, तो क्या आप बना लोगे या नहीं बना लोगे? बना लोगे। चल, अगर इसी तरीका से और भी बात करें तो एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है आपका यूरिया में।
इसमें पूछा जाता है, यूरिया में पूछ लेता है बच्चा, और यूरिया में पूछ लेता है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, और आप रटते हो कि 47% लगभग नाइट्रोजन होता है। तो चलो इसको भी हम लोग बना लेते। सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चल हो गए। यूरिया का बच्चा एक फार्मूला पूछता है, यूरिया का फार्मूला आप याद रखोगे। अगर हम बात करें यूरिया का तो NH2CO NH2, ये आपका यूरिया है बच्चा। ये क्या है? यूरिया है। तो यूरिया में आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने से पहले आपको अनुभार निकालना आना चाहिए। जब तक अनुभार नहीं निकालोगे आप रट कर जाओगे। आपसे यहाँ पूछा गया है नाइट्रोजन का। अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन कितने परसेंट है, बच्चा क्वेश्चन में फंस जाओगे। क्वेश्चन में फंस जाओगे। अगर बाई चांस पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है, पुनः फंस जाओगे। इस वजह से निकालना सीखो, रटना नहीं। रट कर अगर जाओगे एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होंगे बच्चा, तुम्हें छोड़ कर आना पड़ेगा या तो तुक्का लगा कर आना पड़ेगा तुम्हें। इस वजह से तुम्हें समझना जरूरी है। और एग्जामिनर ये भली भांति समझ चुका है कि कैसे हमें बच्चे को भीड़ को छांटना है, ये सारी बातें वो समझ चुका है। इस वजह से किसी किताब या से रट कर आप चाहोगे वन लाइनर रट कर हम एग्जाम निकाल लें, आज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ चुका है और कंपटीशन के इस दौर में आपको घोड़े की तरह भागना होगा और लोमड़ी की तरह चालाक बनना पड़ेगा और कछुआ की तरह आपको निरंतरन प्रयासरत रहना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। उसके बाद कार्बन को भी निकालेंगे, ऑक्सीजन को भी निकालेंगे। तो हम सारा का लिख देते हैं कि ऑक्सीजन अगर पूछा जाए, नाइट्रोजन पूछा जाए, हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा जाए, कुछ भी पूछेगा हमसे छूटेगा नहीं। ये हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी पूरी प्रयास होनी चाहिए। ठीक है, चल देखो बच्चा, नाइट्रोजन कितना ग्राम होगा, 14 ग्राम। अब तो आपको भली बात याद हो गए होंगे। हाइड्रोजन बात करें 2 है तो 2 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ग्राम, नाइट्रोजन है 14 ग्राम, हाइड्रोजन है आप कहोगे 2 ग्राम। ठीक है, 14 2 16 होता है, 16 16 32 होता है बच्चा। 32 का 16 गुना कितना, 32 और 16 कितना हो गया, 48 हो गया। 48 और 12 आपका 60 ग्राम। सबको जोड़ोगे तो कितना ग्राम आएगा, 60 ग्राम। यानी कि 60 ग्राम हमारे पास अमोनिया है, यूरिया है, सॉरी अमोनिया नहीं यूरिया है। 60 ग्राम हमारे पास यूरिया है। ठीक है, उसमें से हमें कितना परसेंट हमने मिलाया है ये हमें चेक करना होगा। तो देखो 60 ग्राम हमें, अगर हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाले, 14 ग्राम यहाँ नाइट्रोजन था और 14 ग्राम यहाँ बच्चा नाइट्रोजन था, तो टोटल 14 प्लस 14 28 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन है। कितने परसेंट, कितना है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है। 28 ग्राम नाइट्रोजन है और हमने कितने ग्राम में मिलाया है, तो 60 ग्राम में हमने 28 ग्राम नाइट्रोजन को मिलाया। अगर 60 ग्राम यूरिया में 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो कितने परसेंट है, तो परसेंटेज में बनाने के लिए बच्चा 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो कितना हो गया, 20 का ये 3 गुना है और 20 का ये कितना गुना है, 5 गुना। 3 से काटोगे तो ये लगभग 3 निम कितना होता है बच्चा, 27 होता है। 3 निम 27। अब पॉइंट कितना हो जाएगा, 33.33 हो जाएंगे। तो आप कहोगे कितना हो गया, 9 पचे 45, एक 46 हो गया बच्चा, और 46 दशमलव कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 65%। यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 47% क्या मौजूद है इसमें, नाइट्रोजन मौजूद है। कितना मौजूद है, 47% इसमें क्या है, नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, चलो बच्चा अब इसको कॉपी करो।
चलो अब कार्बन को भी देख लेते हैं। कार्बन देखो कितना परसेंट है, कार्बन कितना ग्राम मिलाया गया है, 12 ग्राम मिलाया गया है। अगर 12 ग्राम कार्बन मिलाया गया है और कितने में मिलाए गए हैं, 60 ग्राम में मिलाया गया है, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 20 25 100 हो गया और 20 दिया 60 हो गया। 3 का ये 4 गुना है, 5 का 4 गुना बच्चा 20 होता है। यानी कहोगे कि 20% जो है हमारा कार्बन का परसेंटेज है, नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारा इतना हो गया। तो कार्बन हमारा कितना परसेंट है, लगभग, लगभग नहीं, एक्यूरेट हमने 20% मिलाया है। बात क्लियर है, कोई समस्या? अच्छा, इसी तरीका से अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 16 ग्राम है। तो 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो देखो 16 ग्राम हमने ऑक्सीजन मिलाया है और कितने ग्राम में मिलाया है, 60 ग्राम में मिलाया है। इनटू क्या कर देते हैं, 100 करते हैं। 20 का 5 गुना और 20 का कितना गुना है, 3 गुना है। 3 का ये लगभग कितने गुना जाएगा बच्चा, तो 5.33 गुना जाएगा। तो यहाँ से कहोगे 5 या 15 हो गया और एक 16 आपका 65% हो जाएगा। आप देख लेना। तो लगभग हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारा लगभग कितना परसेंट है, 17% है। लगभग ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 17% है। इसी तरीका से अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमारा कितना है, यहाँ देखो 2 ग्राम और यहाँ देखो 2 ग्राम। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है कितना में, 60 ग्राम में। इनटू क्या करना होगा, 100 करना होगा। तो यहाँ से काटोगे तो 5 और ये 3 हो गया और ये 3 से काटोगे तो लगभग 1.33 जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चा, 6.65%। तो कहोगे कि लगभग हाइड्रोजन जो है 7% इसमें मौजूद है। तो यहाँ से हमने यूरिया में नाइट्रोजन भी निकाल कर आपको बताया, ऑक्सीजन भी निकाल कर बताया, हाइड्रोजन भी बताया कितना परसेंट है, और साथ ही साथ कार्बन का भी परसेंटेज हमने बताया है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे बातें आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीका से एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है बच्चा एग्जाम में कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसमें कितने ग्राम, कितने परसेंट सोडियम मिलाए जाते हैं। यानी अगर इस तरीका से प्रश्न आया तो आप बखूबी इसको बना सकते हो, बखूबी क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होगा, ये हमारी क्या है, गारंटी है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक बार एक क्वेश्चन और देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब आप इसको रट जाओ या बनाना सीख गए तो आप, दिमाग पर रटने से ज्यादा आपको भरोसा होना चाहिए अपने कंसेप्ट पर। चल देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट है, यही आपका बेकिंग सोडा कहलाता है, यही खाने वाला सोडा है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि सोडियम कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। अब आप निकाल सकते हो। हम केवल आपको सोडियम बताएंगे, बाकी आप निकाल कर देख लेना, ये आपको आ जाएंगे। ठीक है, चल सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अनुभार चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, अनुभार। सोडियम होता है, सोडियम को कहोगे 23 ग्राम, हाइड्रोजन हो गया 1 ग्राम, कार्बन हो गया 12 ग्राम, ऑक्सीजन हो गया 48 ग्राम। अब तो ये बात समझ में आ गए होंगे। 12 48 60 होता है, 60 है और 24 कितना हो गया बच्चा, 84 ग्राम। यानी 84 ग्राम जो है हमारा क्या है, हमारा 84 ग्राम जो मिला है वो बेकिंग सोडा मिला है। अब 84 ग्राम में हमें निकालना है किसका, सोडियम का। सोडियम 23 ग्राम मिलाया है, कितने में, 84 ग्राम में। इनटू क्या करना होगा, 100 करना होगा। 21 का, या आप ऐसे डायरेक्ट कर लो। अगर हम बात करें इसमें तो लगभग देखो, अगर हम बात करें तो 23 का 3 गुना तो है ही, 23 का 3 गुना, 23 या 69, 23 या 69 हो सकता है, कह सकते हो, या काट लो पूरा पूरा,
21 का 4 गुना है, 4 का 25 गुना है, तो ये 25 गुना 23 होता है बच्चा 575। 25 का 23 गुना कह सकते हैं कि 575 हो गया आपका। और यहाँ से हमें भाग करना है 21 से, तो 21 का डबल 42 होता है, 42 और 15 57, और यहाँ बचा क्या 55, यानी 155 हो गया। तो कह सकते हैं कि लगभग ये 7 गुना जाएगा, तो 147 हो जाएगा, 147। और ये कितना हो गया, तो आप कहोगे 8 से ही 21%, यानी इतना परसेंट क्या है मौजूद हमारा इसमें, सोडियम मौजूद है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा, और अब आप बखूबी इसको निकाल सकते हो। कोई किसी का भी अगर आपको परसेंटेज पूछा जाए, अगर आपको परमाणु भार पता है, अणुभार निकालना जानते हो, तो परसेंटेज भी आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अब ये आप खुद से ट्राई करना, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल देखो, एक होता है वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे कि अनुभार अब बट्टा 2 होता है किसका, वाष्प घनत्व का होता है। ठीक है, अगर सीधी सी इससे एक प्रश्न सीधी सी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का वाष्प घनत्व कितना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाष्प घनत्व कितना होगा, तो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको अनुभार पता होना चाहिए। अनुभार कितना होता है बच्चा, अभी निकाले थे 84 होता है, अभी निकाला था हमने 84 होता है। और 84 का आधा कितना होगा, तो वाष्प घनत्व कहोगे अनुभार बटा यानी 84/2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 42, यानी ये हमारा क्या है, वाष्प घनत्व है। बात क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो वाष्प घनत्व से यही डायरेक्ट आ सकते हैं क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ बनने वाला नहीं है। वनडे कम्पिटिटिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखोगे। आगे बढ़े, चल अब जो अगला हम लोग का टॉपिक है वो है हमारा बॉन्ड। बॉन्ड कहने का मतलब है बंधन। बॉन्ड कहने का मतलब क्या है, बंधन। आप क्या करते हो कि किसी भी चीज का, जैसे यहां से हो सकता है आपको कि वाष्प घनत्व तो दे दे, अनुभार पूछ लिया जाए। ठीक है, तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। देखो, अगर हम बात करें कि बॉन्ड क्या होता है, देखो केमिकल बॉन्ड यानी इसको बोलते हैं रासायनिक रासायनिक बंध। रासायनिक बंध, बंध का मतलब है बच्चा बंधन। बंध का मतलब क्या है, बंधन, यानी कि दो परमाणुओं के बीच में बंधन कैसा होगा, कमजोर होगा, मजबूत होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, यही हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। यानी अगर हम एक सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, तो बॉन्ड हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी तत्व जो है, वो चाहता है स्टेबल होने के लिए, वो चाहता क्या है, स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए उसके बाह्यतम कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने अनिवार्य है। अगर कोई एलिमेंट स्टेबल होना चाह रहा है तो उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना क्या है, अनिवार्य है,
तभी वो जाकर एक नोबेल गैस की तरह क्या होगा, स्टेबल हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करता है कि एलिमेंट जो है या तो अपनी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। हमने क्या कहा कि रासायनिक बॉन्ड में सारे एलिमेंट चाहते हैं कि हम अष्टक नियम पूरा करके, यानी अष्टक नियम को पूर्ण करके हम स्टेबल हो जाएं। और स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करते हैं। इस तरीका से जो बनता है वो एक बॉन्ड कहलाया। या तो ऐसा भी होता है कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो ना तो त्याग कर सकते हैं और ना ही ग्रहण कर सकते हैं, यानी कंप्लीटली दान नहीं किया जाएगा। उस समय एक साझेदारी वाली बॉन्डिंग बनेगी। कैसी बॉन्डिंग बनेगी, साझेदारी, यानी इलेक्ट्रॉन का साझेदार किए होगा, यानी इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया जाएगा दो एलिमेंटों के बीच में। तो ऐसे जो बनते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। जैसे आप क्या करते हो, ठीक है, क्या कहला रहा है, बॉन्ड कहला रहा है। और यही जो बॉन्ड है किसका नियम फॉलो करेगा, अष्टक रूल का नियम फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अष्टक पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, या तो हम कह सकते हैं कि अष्टक पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, त्याग या ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, या हम इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया जाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, साझेदारी किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक चीज आप पढ़ गए हो, एक चीज आप क्या कर लिए, पढ़ लिए। ठीक है, अब वो आपके लिए आसान हो गया, आपको उसमें समझना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। चल, अब आते हैं पहले कि ये बॉन्ड होते कितने तरीका से हैं। अगर हम बात करें कि रासायनिक बॉन्ड जो होता है वो कितने तरीका का होता है, तो देखो, रासायनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये होते तो मूलतः दो तरह से हैं, दो तरीका के हैं, लेकिन इसको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, या इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसी को क्या बोले, आयनिक बॉन्ड। अगर हम हिंदी की बात करें, अच्छा, तो हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत, विद्युत संयोजी। क्या बोला जाता है, विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध। अगर दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इसको संयोजी बंध बोलते हैं। इसको कौन सा बंध बोलते हैं, संयोजी बंध बोलते हैं। तो मूलतः यही दोनों पढ़ना होता है आपको, एग्जाम में यही दोनों आएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न, तो यही दोनों। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें एक और क्या होता है, तो इसमें आपका एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं अप संयोजी
बंद है। तो ये 3 तरीका का बंधन है जो हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और कोवैलेंट बॉन्ड है। इन्हीं दोनों से सबसे ज़्यादा प्रश्न आएगा। आपने इसको निपटारा कर चुके हो। आप कहोगे कि सर ये कैसे ही बात आप कर रहे हो, ये बात तो आज ही हमें पता चला कि केमिस्ट्री में बॉन्ड भी होते हैं, और आपने कह दिया कि इसको पढ़ भी लिए। हमने पढ़ा कब? आपने पढ़ाया कब? बच्चा, हमने इसको कंप्लीट भी करवाया और आपको पता भी नहीं चले कि आपने एक बॉन्ड को कंप्लीट पढ़ भी लिया। चलो पुनः इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होगा इसमें क्या होगा कि अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो सबसे पहले जो विशेषता होगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? शर्त की बात कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का शर्त क्या हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये हमें पता कैसे चलेंगे? तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशन आपको पता होने चाहिए कि इसके क्या विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम इसको अलग छांट सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो शर्त है कि यह जो बॉन्ड बनेगा, यह बॉन्ड धातु धातु और अधातु के बीच बनेगा। हमने क्या कहा कि सबसे पहला कंडीशन है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड, जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड जो बनता है, वो दो एलिमेंट के बीच बनेगा। और दो एलिमेंट कैसे होंगे? तो एक होगा मेटल तो एक होगा नन मेटल, यानी कि एक धातु तो दूसरा क्या होगा? अधातु होगा। तभी जाकर जो बॉन्ड का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। बात क्लियर है? जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अब हम इधर मिटा सकते हैं, आप इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, इधर हम मिटाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आएंगे उस समय समझा देंगे इसको। देखो, अगर हम बात करें कि जैसे सोडियम है, सोडियम आपको पता है कि धातु होता है। सोडियम क्या होता है? ये धातु है। ये क्या है? धातु है। और अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें क्लोरीन की, किसकी बात करें? क्लोरीन की, तो ये क्या है? हमारा अधातु है। सोडियम क्या है? मेटल है। और क्लोरीन क्या है? नन मेटल है। तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कहलाएगा क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, या हिंदी में अगर बात करें तो विद्युत संयोजी बॉन्ड कहलाएगा। हमने ये बात भी आपको बताया था कि इन दोनों के बीच, यानी जब आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का जब कंप्लीटली दान के आयन जब निर्माण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट त्याग होता है और इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ग्रहण होता है, तब आयन का निर्माण होता है। उस कंडीशन में इससे क्या होते हैं? विद्युत के प्रवाह होते हैं। विद्युत का क्या होता है? प्रवाह होता है। आप कभी देखना कि आपके घर का जो अर्थ कमजोर पड़ जाता है, पहले आपने अक्सर ऐसा किया होगा कि घर के अगर अर्थिंग कमजोर हो जाते थे तो हम लोग उसमें नमक डालते थे। क्या डालते थे? नमक डालते थे। और नमक डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी दे देते थे, क्योंकि नमक जो था वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ था, और सोडियम के पास प्लस आयन थे और क्लोरीन के पास माइनस का आयन मौजूद था। एक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था और एक ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया था? ग्रहण किया था। और जब जैसे ही हम लोगों ने उस पर पानी दिया तो इनके आयन क्या होने लग जाते हैं? टूटने लग जाते हैं।
इनके आयन जब टूट जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक का क्या होने लगता है, प्रवाह होने लगता है। इलेक्ट्रिक का क्या होने लगता है, प्रवाह होने लगता है, और आपको अर्थिंग मिलना शुरू हो जाते थे। तो यहाँ भी जो है बच्चा, सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जो बॉन्डिंग बन रहा है वो बॉन्डिंग कैसा है, तो आप कहोगे कि विद्युत संयोजी बॉन्ड है, यानी विद्युत संयोजी बंध है। ये बात क्लियर है। अगर हम इसी तरीका से अगर बात करें दूसरे शर्त की, तो सेकंड नंबर जो कंडीशन है हमारा, कि यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट त्याग और ग्रहण किया जाएगा। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट त्याग होगा और क्या होगा, ग्रहण किया जाएगा। जैसे सोडियम जो था, सोडियम के पास अगर देखा जाए तो सोडियम जो है, सोडियम का ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। सोडियम के आप कहोगे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं, 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीका से अगर बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का क्या है, कहोगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या रहे, 7 इलेक्ट्रॉन रहा। बच्चा इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा माइनस रहता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये क्लोरीन जो है और ये सोडियम जो है, सोडियम चाह रहा है कि हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करें। सोडियम क्या चाह रहा है कि हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करें, और त्याग करके हम अपना अष्टक का नियम पूरा कर लें। हम अपना अष्टक का नियम पूरा कर लें। तो अष्टक का नियम पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना होगा, त्याग करना होगा। उधर क्लोरीन भी इंतजार में बैठा हुआ है कि हमें भी कोई देने वाला मिल जाए, ताकि हम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक नियम पूरा कर ले, और अष्टक नियम पूरा करके हम भी क्या हो जाए, इस दुनिया में स्टेबल हो जाए। ये दोनों इंतजार में ही बैठा है, और एक लेने वाला है तो एक क्या है, देने वाला। तो यहां से जो है इस इलेक्ट्रॉन का हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा है बाह्यतम कोश का, ये क्या होगा, यहां पहुंचेगा क्लोरीन लिंक। और क्लोरीन भी जैसे ही पहुंचेगा तो ये क्लोरीन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ये क्लोरीन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। और ये जैसे दोनों ग्रहण किए तो क्या बन गया बच्चा, NaCl बन गया। Na क्या बन गया, Cl बन गया, नमक बन गया। तो यहाँ जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना, यानी आयनिक बॉन्ड बना। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करके आयन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करके क्या होता है, आयन का निर्माण होता है। इस वजह से इससे बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं वो आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। इस वजह से यहाँ बनने वाले जो बॉन्ड हैं वो कौन से बॉन्ड कहलाए, आयनिक बॉन्ड कहलाए। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये हमारी विशेषता किसकी थी, आयनिक बॉन्ड का था, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ और भी बात करें आपसे, तो देखो यहाँ पर जो होगा धातु क्या करेगा, धातु त्याग करेगा, और अधातु क्या करेगा, ग्रहण करेगा। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। धातु कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, बच्चे आपको बताया गया है 1 2 एंड 3, इससे ज़्यादा वो त्याग नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कितना होगा, उतना ही, या तो 1 या तो 2 या तो 3 ही ग्रहण, यानी जितना त्याग होगा उतना ही ग्रहण भी किया जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। ये बात आप भी समझ सकते हो। तो यही हमारी जो बॉन्डिंग बनी है वो कौन सी बॉन्ड बना, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना। इसी तरीका से अगर हम बात करें कि देखो KOH, KOH का अगर हम पूछ लें
कि KOH जो है ये आयनिक बंध है या ससंयोजी बंध है या अपसंयोजी बंध है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है या ऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड हैं? तो आपको पहचान आना चाहिए। अगर आपको धातु और अधातु की पहचान है तो आप बखूबी इसको बना लोगे। हालांकि धातु और अधातु को हम लोग पढ़ना इसके बाद के एक टॉपिक है उसमें पढ़ लेंगे और भी अच्छे ढंग से, लेकिन इतनी बात तो आपको पता चला है कि पदार्थ का वर्गीकरण में हमने आपको पढ़ाया है धातु और अधातु की कुछ विशेषताएं, और अब तक हमने पढ़ाते भी आया है कि धातु और अधातु की क्या विशेषताएं होती है। ये लगभग हर लेक्चर में हमने इस बात को बखूबी बताया है। तो यहाँ पोटेशियम जो है, पोटेशियम हमारा क्या है? धातु है। हाइड्रा ऑक्साइड क्या है? अधातु बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। इस वजह से यहाँ जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। बात क्लियर है? कोई समस्या इसमें नहीं है। इसी तरीका से अगर हम बात करें AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड में हमारा क्या है? ब्रोमीन क्या होता है? गैस होता है। ब्रोमीन क्या है? गैस है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है यहाँ पर देखोगे आपको बताया गया था कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हम लोग करते कहाँ पर है? फोटोग्राफिक प्लेट में करते हैं। सिल्वर आयोडाइड भी हमने बताया है। अगर बात करें सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड क्या है? आपका कृत्रिम वर्षा कराने के लिए था। ये एक क्या था? आयोडाइड जो है अधातु है, सिल्वर हमारा क्या है? धातु है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ जो बनने वाले बॉन्ड है वो हमारा बॉन्ड कौन सा होगा बच्चा? तो आप कहोगे कि यहाँ जो बॉन्ड बनेंगे वो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा या आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये सारे जो हमने कहानियां बताई, ये सारे जो हमने बताया, ये विशेषताएं हैं इसके आयनिक बॉन्ड के। तो आपने ये अब तो आपको समझ में आया होगा ना कि ये बॉन्ड हमने बातों बातों में एक लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया कि आयनिक बॉन्ड होते क्या हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड की ये विशेषताएं आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ये जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा धातु और अधातु के बीच ही बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक धातु हो जाए, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों धातु धातु के बीच बन जाए, कभी नहीं होगा। धातु धातु के बीच नहीं बनेगा, अधातु अधातु के बीच नहीं बनेगा। यानी जब भी ये बॉन्ड बनेंगे धातु और अधातु के बीच ही बनेगा। और धातु और अधातु की पहचान करके आप क्या कर सकते हो? आप आयनिक बॉन्ड की पहचान कर सकते हो। बात क्लियर है? बोलो, कोई समस्या है किसी भी तरीका का? क्या आपको सारी बातें समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, अगर कंडीशन की बात किया जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली दान होता है। कंप्लीटली दान कह सकते हैं कि यानी पूर्णतः यहाँ पर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया जाता है। यानी धातु के पास त्याग करने की क्षमता अधिक होता है और अधातु के पास क्या है? तो ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। एक को त्याग करने की क्षमता अधिक है और दूसरे को ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। इस वजह से जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड क्या होता है? तो कहोगे मजबूत बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? मजबूत बॉन्ड बनता है। क्यों मजबूत बॉन्ड बना? अब सीधी सी बात समझो, एक त्याग कर दे रहा है, ग्रहण कर ले रहा है। एक क्या कर रहा है? त्याग कर दे रहा है। और एक क्या कर रहा है? ग्रहण कर दे रहा है। जो त्याग कर दिया वो फिर मांगेगा नहीं इससे, और जो ग्रहण कर लिया वो इसको देगा नहीं। तो दोनों के बीच जो है बॉन्डिंग मजबूत बनेगा। मांगने वाला भी नहीं है, देने वाला भी नहीं है। देने वाला को फिक्र नहीं, यानी जो लेनदार था उसको गम नहीं है कि हमें देना है, और जो दिया है उसको भी गम या फिक्र नहीं है कि हमें उससे वापस लेने हैं। तो इन दोनों के बीच जो होंगे दोस्ती जो होगा वो मजबूत बनेगा बच्चा। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होगा वो हमारा मजबूत बॉन्ड होगा। क्या होगा? मजबूत बॉन्ड होगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बात क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी जो कहानी थी इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड की कहानी थी।
एक और एग्जाम्पल हम ले लें। चलो, आयन का अगर आपको अच्छे ढंग से पता हो गया तो ये सारे चीज आप बता दोगे। अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप कहोगे कि यहाँ सर कैल्शियम जो है धातु है, कैल्शियम क्या है, धातु है, और कार्बोनेट जो यहाँ पर है वो क्या है, अधातु है। कार्बोनेट यहाँ पर क्या है, अधातु है। एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इस वजह से यहाँ जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब बच्चा हमें नहीं लगता है कि इनमें अब आपको कोई समस्या होगा, ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लो। अच्छा, और भी इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। अच्छा, देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो अगर ये ठोस अवस्था में है, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है, तो ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग जल में घोलते हैं, किस में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये विद्युत का सुचालक बन जाता है। विद्युत का क्या बन जाता है, सुचालक बन जाता है। जैसे आप नमक देखना, नमक जो होता है, नमक पर डायरेक्ट अगर इस तरीका से, जैसे वो सूखा है, ठीक है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक का प्रवाह करना चाहोगे, इलेक्ट्रिक का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जब ही आप क्या करोगे, उसमें इलेक्ट्रिक का प्रवाह अगर देना है तो उसमें थोड़ा सा जल मिला दो। क्या मिला दो, थोड़े से जल मिला दो, और जैसे ही जलीय विलयन बनेगा वो, तो इसके आयन टूट जाएंगे। इसके आयन क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और टूट कर ये विद्युत का क्या करने लग जाएगा, प्रवाह करने लग जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह बॉन्ड ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत का, विद्युत का कुचालक होता है, जबकि जबकि जलीय विलयन में, जबकि जलीय विलयन में यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। हमने क्या कहा कि अगर ये, जब तक ये दोनों ठोस हैं, जैसे NaCl, नमक ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत का कुचालक है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी मिला दिए तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो यही बात हमने वहां पर लिखा है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद अगर बात करें बच्चा, तो ये जल में क्या होता है, तो घुलनशील, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है जलीय विलयन में, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यह क्या होता है, यह जल में, यह जल में घुलनशील होता है। यह क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। अगर इसकी और भी बात बताएं
तो यह कार्बनिक पदार्थों में कार्बनिक पदार्थों में अघुलनशील अघुलनशील होता है, लेकिन 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 अकार्बनिक पदार्थों में अकार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होता है। हमने क्या कहा कि जो आयनिक बॉन्ड होंगे वो कार्बनिक पदार्थों में क्या होगा, घुलनशील हो, कार्बनिक पदार्थों में अघुलनशील होगा, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों में अगर इसको घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीका से घुल जाएगा बच्चा। जैसे अगर हम कार्बनिक पदार्थ कहें, कार्बनिक पदार्थ कहते किसको हैं, समझो थोड़ी सी बात। कार्बनिक पदार्थ कहते किसको हैं, तो जिसमें कार्बन की मात्रा शामिल हो, जिसमें कार्बन की मात्रा शामिल हो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बनिक पदार्थ की, तो जैसे बच्चा पेट्रोल है, क्या है, पेट्रोल है। अगर हम बात करें किरोसिन तेल है, अगर बात करें डीजल है, ये सारे जो है पदार्थ, ये कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। अब इसमें नमक घोल कर आप देख लेना, इसमें नमक आप घोल कर देख लेना, इसमें विद्युत, इसमें ये चीज नहीं घुलेगा, नमक इसमें नहीं घुलेगा। या चीनी घोल कर देख लेना, इसमें चीनी भी नहीं घुलेगा, ठीक है। लेकिन अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है, जो कार्बन से मिलकर नहीं बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। जैसे जल है, जल हमारा क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, जल हमारा अकार्बनिक पदार्थ है, तो जल में ये घुल जा रहा है। लेकिन पेट्रोल डीजल किरोसिन में घोलने का प्रयास करोगे तो इसमें कभी भी बच्चा ये नहीं घुलेगा। आप ट्राई करके देख लेना, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, यहाँ हम करवा कर आपको दिखवाते, यहाँ एक्सपेरिमेंट हम करके आपको अवश्य बतलाते, लेकिन यहाँ जब हम करके आपको बताएंगे तो आपको वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, आप कहोगे कि नहीं सर घुल गया। इस वजह से आप खुद ये प्रैक्टिकल करके देखना, ये चीज़ नहीं होंगे, ठीक है। पेट्रोल में घोल कर देखना, नहीं घुलेगा, लेकिन जल में घोलोगे, जल में तो आपको पता है शरबत बनाते हो घुल जाता है, नमक चीनी, लेकिन आप देखना पेट्रोल ये सब में नहीं घुलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। चल तो इसको भी कॉपी करो, हमें और भी थोड़ी सी बातें स्पष्ट करनी है। आप घुलनशील कह देना, या थोड़ा बहुत बच्चा घुल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा बहुत क्या होगा, घुल सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं घुलेगा। हमने बात किया है कंप्लीट घुलने का, यानी अघुलनशील होगा, जो ज़्यादा मात्रा अगर नहीं घुल रहा है तो क्या है, अघुलनशील है। घुलेगा भी तो हल्का बहुत क्या होगा, घुलेगा, अन्यथा नहीं घुलेंगे। आप ट्राई करके देखना, ठीक है। तो कम घुलनशील कहो या अघुलनशील कहो, दोनों बातें क्या है, लगभग सेम है, ठीक है। चल तो आई होप कि आप ये कॉपी कर लिए होंगे। अब आते हैं अगले। चल देखो, अब 3 पॉइंट आपको और भी स्पष्ट होने चाहिए।
एक है आपका आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है? इलेक्ट्रो बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। चल देखो, हमने लिखा बच्चा, आपको जानना होगा कि आयनन विभव किसको कहते हैं और इलेक्ट्रो बंधुता क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता की मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रो एफिनिटी, एक होता है इलेक्ट्रो निगेटिविटी। ठीक है, एक क्या है हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल है, एक है इलेक्ट्रो एफिनिटी है और एक है इलेक्ट्रो निगेटिविटी है। यानी कि आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है और विद्युत ऋणात्मकता है। ये तीनों चीज आपको समझना होगा। ठीक है, देखो यहां में एक कंडीशन बताना था कि धातुओं में ये तीनों चीज कम होता है। धातुओं में ये तीनों चीज जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन अधातुओं में ये तीनों चीज बहुत अधिक होता है। लेकिन ये तीनों चीज के बारे में आपको जानोगे तब तो, तीनों के बारे में आप जानोगे तभी तो बता पाओगे कि अधिक होता है या कम होता है। तो देखो बच्चा, सबसे पहला है कि आयनन विभव क्या है। आयनन विभव, आयनन विभव होता क्या है? देखो, आयनन विभव जो है कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो धातु क्या होता है कि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए दी गई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनन विभव कहलाता है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने या ग्रहण, त्याग करने के लिए दी गई ऊर्जा की कुल मात्रा। हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनन विभव, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करें कि ये किसी का एटम है, ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पर, और एक हम ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 कोष बनाया है हमने और यहाँ पर हमने 4 कोष बनाया है। क्या बनाया है? 4 कोष। ठीक है, यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये सोडियम है। ये कौन है? सोडियम है। और ये मान लेते हैं पोटेशियम है। ठीक है, सोडियम के पता है आपको कि 3 कोष होते हैं और पोटेशियम के 4 कोष मौजूद होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को पोटेशियम क्या चाहेगा कि हम त्याग कर दें, और इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम भी चाहेगा कि हम क्या कर दें? त्याग कर दें, ताकि दोनों के दोनों चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए।
तो एक बात बताओ बच्चा, नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा बढ़ते जाते हैं। यहाँ देखो, पोटेशियम का दूरी जो है 4 कोस के बराबर है और यहाँ पर सोडियम का जो दूरी है वो 3 कोस के बराबर है, यानी 3 ऑर्बिट के बराबर है। तो यहाँ एक बात बताओ, किसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा? पोटेशियम के अधिक गतिज ऊर्जा होंगे या सोडियम के अधिक गतिज ऊर्जा होगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का? तो आप कहोगे कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक जो गतिज ऊर्जा होगा वो पोटेशियम का होगा। किसका होगा? पोटेशियम का। इसका मतलब है कि पोटेशियम जल्दी से रिएक्शन करेगा। पोटेशियम क्या करेगा? जल्दी से रिएक्शन करेगा। इसको हल्की सी भी ऊर्जा अगर मिलेगी ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बच्चा? त्याग कर देगा। अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग कर देगा। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये त्याग किया तो रिएक्शन करके कर जाएगा, नए यौगिक का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब है कि पोटेशियम का पोटेंशियल आयनाइजेशन जो होता है, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, वो अधिक होता है और उसके बाद क्या होता है? सोडियम का अधिक होता है। यानी जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर जाते हैं, यानी जैसे जैसे आवर्तों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आयनन विभव भी बढ़ता जाता है। आयनन विभव भी बढ़ता जाता है। ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए? जब हम लोग चलेंगे पीरियोडिक टेबल में तो उस समय भी हम इसकी चर्चा अवश्य करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझो, ठीक है? तो यहाँ देखो, ये दोनों धातु थे, इनको हल्की सी भी अगर धातु मिलेगा, हल्की सी भी अगर ऊर्जा इसको मिलेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा बच्चा, और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन की, अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन जो है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको कितना भी ऊर्जा तुम दो, ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बच्चा? क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, बट इसको 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत मुश्किल है। इसको अगर 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा भी नहीं, और दूसरी बात कि अगर त्यागने के लिए इसको ऊर्जा बहुत अधिक लगेगी। ऊर्जा क्या लगेगा? बहुत अधिक लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि धातु का जो आयनन विभव होता है वो कम होता है। धातु की हम बात करें, धातु का जो आयनन विभव होगा वो क्या होगा? कम। आयनन विभव कम। और अधातु का आयनन विभव क्या होगा बच्चा? अधिक होगा। ऊपर की ओर अगर एरो दिए हैं इसका मतलब कि अधिक है, और नीचे की ओर एरो दिए इसका मतलब क्या है? कि कम है। तो आयनन विभव आपको क्लियर हो गया। आयनन विभव क्या होते हैं? कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए कुल दी गई ऊर्जा की जो मात्रा है वही हमारा क्या कहलाता है? आयनन विभव कहलाता है। ये बात क्लियर है? चल, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में कि एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। क्या कहलाता है?
इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। जैसे यहाँ क्लोरीन को देखो, ये किसका है? क्लोरीन। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी जो है हम कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता, जो विद्युत नहीं बच्चा, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि इसके विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन अगर हम बात करें पोटेशियम का, तो पोटेशियम के बाह्यतम कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन था। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ये तो त्याग करना चाहेगा। तो ये तो त्याग करना चाह रहा है, इस वजह से इसका आयनन विभव कम है और ये तो त्याग करेगा ही नहीं, ये ग्रहण करेगा ही नहीं धातु, तो इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि धातु का इलेक्ट्रॉन बंधुता कम और अधातु का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा बच्चा? अधिक होगा। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो, कोई समस्या है इसमें? नहीं है? चल, इसी तरीका से अगर हम बात करें विद्युत ऋणात्मकता का, तो यहां पर देखो एरो का साइन देते हैं, ये इसकी बात किया जा रहा है, ये इसकी बात, और ये जो है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी जो होता है वही हमारा विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। यानी दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, हम कह सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा? विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम है, कैल्शियम कितना होता है? 12। तो 12 की अगर बात करें, कैल्शियम बच्चा होता है 20, कैल्शियम कितना? 20। 20 में देखोगे तो 2 8 8 2, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। ये क्या करना चाहेगा? त्याग करना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहेगा? त्याग करना चाहेगा। इस वजह से धातु का जो होता है, हम कह सकते हैं कि धातु का विद्युत ऋणात्मकता कम होगा और अधातु का विद्युत ऋणात्मकता जो होगा वो क्या होंगे? अधिक होगा। वो क्या होगा? अधिक होगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलो, ये बात क्लियर है? जैसे फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का 9 नंबर होता है, 2 और कितना हो जाएगा? 7, 2 और 7, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसी को करना है तो हम कह सकते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन से ज़्यादा अगर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो तो बच्चा क्या होगा? ऑक्सीजन जो होगा 2 और 6 हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करना चाहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा, तो इसकी कैपेसिटी अधिक है। तो अधातुओं का विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो अधिक होता है और धातुओं का विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। यहाँ से अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका अधिक होगा, तो क्लोरीन का अधिक होता है बच्चा, क्लोरीन का अधिक होता है। और विद्युत ऋणात्मकता की अगर बात करें तो फ्लोरीन का अधिक होता है, फ्लोरीन का अधिक होता है। और आयनन विभव की अगर बात करें कि आयनन विभव सबसे अधिक किसका होगा, तो नोबेल गैस का होता है। नोबेल गैस का आयनन विभव जो होता है वो अत्यधिक होता है, ठीक है। तो ये सारे बातें को हमने आज कंप्लीट कराया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में हमने ये सारे चीज़ को कंप्लीट करवाया। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे।
तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आपका एक बॉन्ड कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप इसको अच्छे ढंग से रिवीजन कीजिए, अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा तो आई होप, मुझे पूर्णतः भरोसा है कि आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे और आप 2 नंबर यहाँ से अपने एग्ज़ाम में पक्के करके आओगे। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखें।